ठीक। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या सिचुएशन रही, क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि सिराजुद्दौला की डेथ हो चुकी थी। तो सबसे पहला काम जो प्लासी के बाद हुआ, जैसा कि डिसाइड हुआ था, और वो ये था कि मीर जाफर गद्दी पे बैठेगा रॉबर्ट क्लाइव की मदद से, और यही हुआ भी। सबसे पहला काम प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर का बंगाल के नवाब की गद्दी पे बैठना, और ये शासन करता है आपका 1757 से लेके 1760 ईस्वी तक। और दोनों के बीच में रिश्ता बहुत बढ़िया, यानी कि बंगाल और अंग्रेज़ों के बीच में रिश्ता बढ़िया हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों की मदद से ही मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। नवाब बनते ही उसने अंग्रेज़ों को ढेर सारे तोहफे दिए। इसके अलावा जो 2 करोड़ 80 लाख की बात हुई थी, वो 2 करोड़ 80 लाख जो है मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को दिए। इसके अलावा एक ज़िला है बंगाल में, 24 परगना, इसकी ज़िम्मेदारी भी अंग्रेज़ों को दी गई। न केवल इतना ही, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव को एक पर्सनल जागीर दी गई, ज़मीन का टुकड़ा दिया गया। उससे जितने भी पैसे आए, वो सारे पैसे किसके खाते में जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव के खाते में। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस जागीर, उस ज़मीन के टुकड़े की वैल्यू आपकी थी 22 मिलियन पाउंड। ठीक है, 22 मिलियन पाउंड, समझ रहे हैं? 1 मिलियन बोलते हैं 10 लाख को, 22 मिलियन आप जोड़िए। तो इस तरीके से इतने तोहफे मीर जाफर ने लुटाए, सिर्फ इस बात पे कि अंग्रेजों ने उसकी बंगाल का नवाब बनने में मदद की। इसके अलावा कंपनी में जितने भी अधिकारी थे, उन सभी अधिकारियों को लाखों रुपए के गिफ्ट दिए गए। ठीक है। इसका सेकंड जो साइड इफेक्ट ये था कि मीर जाफर का इतना तोहफे देना ही अपने आप में दर्शाता है कि वो अंग्रेजों के सामने पूरी तरीके से झुक गया था, पूरी तरीके से अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। और ये बात सच भी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने, जी, परगना, अच्छा ये ए रहेगा यहाँ पे ना, जी के बाद भी ए रहेगा, PARAGANA। तो यहाँ की जमींदारी दी गई। बहरहाल, तो इस तरीके से जो है ये ढेर सारे तोहफे अंग्रेजों को लुटाया, पैसे लुटाया, एक तरीके से अंग्रेज़ों का ये गुलाम बन के रह गया। और रॉबर्ट क्लाइव भी इसको एक पपेट के तौर पे, यानी कि कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल करता रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी थी कि मेरी मदद से जो है, या अंग्रेज़ों की मदद से मीर जाफर गद्दी पे बैठा है, तो वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। एक खास बात इस टाइम पीरियड में ये हुई जिसने बंगाल को बर्बाद किया, वो ये था ट्रिब्यूट सिस्टम। ठीक है, ट्रिब्यूट सिस्टम एक तरीके से नजराना कह लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव ने या मीर जाफर ने, दोनों तो मिलकर ही सारे फैसले, सारे डिसीजंस लेते थे। तो एक शुरुआत यहाँ पे ये हुई कि ट्रिब्यूट कंपनी के अधिकारी ट्रिब्यूट सिस्टम जो है स्टार्ट करेंगे। इस सिस्टम के तहत ये था कि कोई भी कंपनी का अधिकारी अगर गिफ्ट कोई मांगेगा, तो वो गिफ्ट उनको दिया जाएगा। तो क्या शुरू किया गया? ट्रिब्यूट सिस्टम शुरू किया गया। इस सिस्टम के तहत कोई भी कंपनी का अधिकारी जब भी चाहे मीर जाफर से इनाम, तोहफे, नजराने की मांग कर सकता है, और मीर जाफर उसको पूरा करेगा। तो शुरू शुरू में मीर जाफर को ये चीज़ें करने में कोई दिक्कत नहीं थी। ढेर सारे उसने पैसे लुटाए, ढेर सारे तोहफे लुटाए, ट्रिब्यूट सिस्टम के तहत अधिकारियों को ढेर सारे तोहफे और पैसे लुटाए। शुरू शुरू में खूब मज़ा आ रहा था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत वो नवाब बना। लेकिन जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो इंसान उससे परेशान हो जाता है, चिढ़ने लगता है। अब ये अंग्रेज़ इतना ज़्यादा ये चीज़ें करने लगे कि मीर जाफ़र अब एकदम चिढ़ने लगा इन लोगों से। जब देखो वो मुँह उठा के क्या करते हैं, नजराना माँगने आ जाते। जब मन करता मुँह उठा के पैसे, कोई भी अधिकारी,
पैसे आ जाता मांगने। तो जितना डिसाइड हुआ था उन लोगों के समझौते में, उससे कहीं ज्यादा मीर जाफर को लुटाना पड़ रहा था। ना केवल इतना ही, प्रशासन का जो काम काज था उसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेप करती थी। जैसे कि एक नाम याद होगा आप लोगों को, राम जो है, राजा राम नारायण, बिहार के जो गवर्नर थे, याद है? ये क्या कर रहे थे कि जो बिहार के इलाके का जो राजस्व था, जाहिर सी बात है अलग अलग एरिया के गवर्नर हैं लोग, वो सारा राजस्व कहाँ देंगे? हेडक्वार्टर में देंगे, यानी कि नवाब के राजस्व में, खजाने में जमा करेंगे। राजा राम नारायण चवन्नी दे नहीं रहा था, 1 रुपया नहीं दे रहा था। कह रहा था कि हम बहुत घाटे में चल रहे हैं, हमारे पास जो है पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से देंगे। जबकि सच्चाई ये थी कि उसके पास पैसे बहुत ज्यादा थे। इनफैक्ट वो कंपनी के साथ मिल के सारे पैसे घपला कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी और राजा राम नारायण भी। और दोनों मिल के नवाब को बोल रहे थे कि अरे नहीं नहीं, हम लोग जो है बहुत लॉस में चल रहे हैं, तो कहाँ से आपको जो है टैक्स भिजवाएं हम। मीर जाफर समझ रहा था कि ये कुछ जो है आपस में नाटक कर रहे हैं, तो मीर जाफर ने राजा राम नारायण से बोला कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, जो सारा रिकॉर्ड मेंटेन आप करते हैं, कितना आया कितना गया, वो सारा रिकॉर्ड हमको चाहिए। तो जब भी वो रिकॉर्ड मांगता, ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में कूद जाती कि अरे क्या जरूरत है, मतलब आप जो है शक कर रहे हैं ये प्लान का ना, मतलब किसी न किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हस्तक्षेप करती थी। और मीर जाफर को धीरे धीरे सारी बात समझ आ रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनके साथ मिली हुई है, और इस तरीके से कंपनी और मीर जाफर के बीच जो रिश्ते शहद की तरह मीठे मीठे थे और मिठास के साथ बने थे, उसमें खटास आना शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट मीर जाफर ने भी बोल दिया कंपनी से कि आप लोग इतना तमाशा कर रहे हैं, इतना हम आपको पैसे दिए, नजराना दिए, जब आपने गिफ्ट मांगा वो सारा सब कुछ आपका पूरा किया हमने, और आप उल्टा हम ही को चूना लगा रहे हैं। इस पर नवाब ने भी अपना फैसला सुना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहा कि आज के बाद जो पेमेंट हमको आपको करना रहेगा, जो सालाना पेमेंट करना था ना फोर्ट विलियम के लिए, उसकी सेना की देख रेख के लिए और वगैरह वगैरह कई सारे पेमेंट रहते थे, नवाब ने बोल दिया आज से वो सारे पेमेंट्स आपके बंद। कंपनी मानी नहीं इस बात को, बल्कि कंपनी ने उल्टा इसमें एडिशन कर दिया। एडिशन क्या किया? कंपनी ने बोला कि हमको बर्दवां, जो कि बंगाल में एक जगह है, बर्दवां और मिदनापुर, इन दोनों जगहों की जमींदारी चाहिए। मीर जाफर ने साफ साफ मना कर दिया है कि आप लोग इतने में ही मेरी नाक में दम करके बैठे हैं, 2 गांव की जमींदारी हम और नहीं दे सकते। अब कंपनी को यहाँ पे गुस्सा आया। कंपनी ने कहा कि एक तो हमारी मदद से गद्दी पे बैठे और हमारे ही सामने आंख दिखा के बात कर रहे हो, और कंपनी ने यहाँ पे नया प्लान बनाना शुरू किया। और कंपनी ने सोचा कि अब मीर जाफर को गद्दी से हटाने का वक्त आ गया और एक नए नवाब को खोजने की बारी है। मीर जाफर ये चीजें भली बातें समझ रहा था कि इन लोगों के पास इतनी पावर है कि वो आसानी से सारा कुछ कर सकते हैं। इसलिए मीर जाफर ने भी एक प्लानिंग करना शुरू किया। वो प्लानिंग क्या थी? डच मौजूद थे बंगाल के चिंसुरा में, ठीक है ना, पीछे की कहानी अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो, चिंसुरा में डच मौजूद थे। सबको कट रही है? अब वालेकुम अस्सलाम। चलिए सुनिए, थोड़ा मैं भी वहाँ जाने पे कहते, थोड़ा सुनिए कहानी। चिंसुरा में डच मौजूद थे, ठीक है। मीर जाफर क्या करता है, डचों के साथ मीटिंग करता है और दोनों मिल के प्लानिंग करते हैं कि हम लोग अंग्रेज को बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद ये था कि मीर जाफर की गद्दी भी सुरक्षित रहेगी और बंगाल में डच अपना आराम से व्यापार करेंगे। इस तरीके से डच और मीर जाफर पूरा युद्ध की प्लानिंग जो है शुरू कर देते हैं। डच भी बंगाल में कई सारे वॉरशिप, जो लड़ाई के लिए जहाज होते थे समुद्री, वो मंगाना शुरू कर देते हैं चिंसुरा में।
अंग्रेजों को कहीं से भनक लग जाती है कि डच और मीर जाफर दोनों हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो डच और मीर जाफर हमला करते उससे पहले पहले अंग्रेजों ने हमला करने का फैसला किया, और 1759 में अंग्रेजों ने हमला कर दिया डच और मीर जाफर दोनों पे। और यहाँ पे जो लड़ाई हुई वही लड़ाई थी जो अपने पीछे पड़ी है, बैटल ऑफ चिंसुरा, 1759 डचों का पड़ते हुए। और इस लड़ाई के बाद डचों की हालत खराब हो गई, डच कमजोर हो गए, और मीर जाफर की हालत भी खस्ता हो गई। और यहाँ से उन्होंने फैसला किया कि अब मीर जाफर गद्दी पे नहीं बैठेगा, क्योंकि मीर जाफर के पास पावर थी नहीं, तो वो हाथ पैर मार नहीं सकता था। 1759, पीछे आप लोगों ने डचों में लिखा होगा, डच का जब हम पढ़ा रहे थे, बैटल ऑफ चिंसुरा बताए थे, चिंसुरा का युद्ध। तो बहरहाल इस युद्ध में क्या हुआ, हार हुई। और फिर फाइनली 1761 में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या था, इस एग्रीमेंट के तहत मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है। और उस एग्रीमेंट में यह भी फाइनल किया जाता है कि मीर कासिम बर्दवां और मिदनापुर की जमींदारी अंग्रेजों को देगा। जो जमींदारी अंग्रेज मीर जाफर से मांग रहे थे, वो जमींदारी फाइनली अंग्रेजों ने मीर कासिम की मदद से ली। साथ ही साथ चिटगांव की जमींदारी भी अंग्रेजों ने मीर कासिम की मदद से ली। ठीक है। इसके अलावा एक खास बात यहाँ पे ये थी कि सिलहट के साथ चूना का व्यापार होता था, बंगाल का। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि चूना का जो भी व्यापार हो रहा है उसका 50% प्रॉफिट हमको चाहिए। इस बात के लिए भी मीर कासिम आपका रेडी हो गया। सिर्फ यहीं तक नहीं था, जब भी कोई नवाब किसी और के जो है करम पे बनेगा तो जाहिर सी बात है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसके अलावा एक और कीमत थी, मीर कासिम को 5 लाख रुपए अलग से देने थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि कार्नाटिक जो युद्ध हो रहा था ना, उसमें अंग्रेजों को उसकी जरूरत थी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो आखिरी फैसला हुआ मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, वो ये था कि कंपनी आज से बंगाल के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस तरीके से इस समझौते के साथ मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बनता है, जो 1763 तक शासन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अंग्रेज, लास्ट जो पॉइंट बताए हैं। हाँ, तो मीर कासिम से एग्रीमेंट में कई सारी बातें बोले, कौन सा पॉइंट है? हाँ, वही लास्ट है। लास्ट हम ये बोले, लास्ट में ये बोले ना कि कंपनी ने बदले में ये बोला कि जैसे बंगाल के हर काम में ये टांग अड़ाते थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, नवाब कुछ करना चाह रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले घुस जाते थे। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम भी आपको निराश नहीं करेंगे, बदले में हम भी ये वादा करते हैं आपसे। मीर कासिम से कहा कि आपके किसी भी आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आसान भाषा में टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है। और मीर कासिम जो है अगला नवाब रहता है आपके जुलाई 1763 तक। तो ये था आपके प्लासी का कॉन्सिक्वेंस, प्लासी के युद्ध का नतीजा था। इस तरीके से नवाब बना, फिर वो नवाब भी उसी प्लासी का नतीजा था कि उसको झेलना पड़ा, उसने जो गद्दारी की उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। जो इंसान कर्म करेगा लौट के आता है ना, वही चीज हुई। मीर कासिम गद्दी पे बैठ गया। तो मीर कासिम आगे क्या किया वो हम लोग अलग से देखेंगे, फिलहाल हम परिणाम पे ही रुकेंगे। तो ये तो आपका था जनरल इम्पैक्ट प्लास्टिक का। इसके अलावा दूसरी चीज जो है, कॉन्सिक्वेंसेज में क्या क्या राजनीतिक असर पड़ा प्लासी के युद्ध का, अगली चीज जो है वो आपकी है पॉलिटिकल इम्पैक्ट।
पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ प्लासी, हिंदी में बोलें तो प्लासी के युद्ध का राजनीतिक, क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट को, प्रभाव। ठीक है, हिंदी में बड़ा अटकते हैं कभी कभी, मतलब अटकने का मतलब ये नहीं है कि आती नहीं है, एग्जैक्ट उसका अर्थ पता नहीं चलता। हाँ, तो राजनीतिक प्रभाव क्या क्या देखने को मिले। सबसे पहला जो राजनीतिक प्रभाव आपको दिखेगा वो ये कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल की, उसमें बिहार उड़ीसा का सारा एरिया ले लीजिए, उस पूरे एरिया की इकलौती मुखिया या मास्टर बन के उभरती है। राइट, क्योंकि मीर जाफर भी उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करम पे नवाब बना, फिर मीर कासिम भी उन्हीं के करम पे नवाब बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी वही कुछ होगा बंगाल में। तो इसलिए अल्टीमेटली भले नवाब कोई और था, लेकिन उस पूरे बंगाल का मास्टर वास्तविक तौर पे कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहला प्रभाव, क्योंकि ये किंग मेकर के तौर पे काम करने लगी थी, जिसको मन किया नवाब बनाया, जिसको मन किया जो है हटा दिया। दूसरा पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर प्लासी नहीं होता तो बक्सर का युद्ध भी नहीं होता। तो प्लासी का युद्ध हुआ, इसी का नतीजा था कि आगे चल के इतिहास में बक्सर का युद्ध भी हमको देखने को मिलता है। और तीसरा पॉइंट जो है राजनीतिक प्रभाव में वो ये कि अगर प्लासी नहीं होता तो शायद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं होता। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शायद बस व्यापार तक सीमित रहती, भारत में अपना जो है जो शक्ति है उसको स्थापित करने की कोशिश नहीं करती, जो साम्राज्य है उसको भारत में पूरी तरीके से लागू करने की शायद कोशिश नहीं करती। कोशिश नहीं करती का मतलब लालच तो था ही उनके अंदर, लेकिन अगर ये लोग पावरफुल रहते, युद्ध नहीं हुआ होता, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं थी। तो आसान भाषा में कहा जाए तो बक्स जो है प्लासी का ही युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने ब्रिटिश विजय का रास्ता भारत में साफ किया। इसलिए इसको डिसिसिव बैटल भी कहा जाता है। और इतिहासकार यहीं से पूरा हिस्ट्री का एक नया चैप्टर भी लिखते हैं। जैसे आपने एक किताब का नाम भी सुना होगा, प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी से विभाजन तक, है ना? क्योंकि सारा खेल प्लासी से ही शुरू हुआ, प्लासी नहीं हुआ होता तो आगे बहुत सारी चीजें नहीं होती। तो ओवरऑल भारत में जो अंग्रेज फैले, मजबूत हुए, पावरफुल हुए, उसका सारा श्रेय जाता है आपके प्लासी के युद्ध को। तो ये सारे आपके थे पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राजनीतिक प्रभाव। इसके अलावा आपके कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी थे। आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव में कुछ चीजें आपने अभी सुनी उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 2 करोड़ 80 लाख देना, किले की मरम्मत के लिए पैसे देना, जो ट्रिब्यूट सिस्टम स्टार्ट किया मीर जाफर ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को तोहफे देना, पैसे देना, जब वो जो डिमांड कर दे वो चीजें देना, ये सब क्या था? बंगाल के राजस्व को खाली करने का एक जरिया था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये प्रभाव रहा जिसने बंगाल को अंदर से खोखला कर दिया। तो पहली चीज, तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ट्रिब्यूट सिस्टम जो स्टार्ट हुआ वही एक सबसे बुरी चीज थी आर्थिक रूप से, क्योंकि इस सिस्टम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल में लूट और प्लंडर किया, एक तरीके से लूट मार की। लूट मार, जैसे वो डाकू होते हैं वो तो छुरी चाकू तलवार लेके आते ना, ये लोग सूट बूट में लूट मार कर रहे थे। तो लूट मार के एक तरीके से कई भीख मांग रहे थे, बिना हक के पैसे मांग रहे थे। तो एक ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि बंगाल में ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि जो इंडियन ट्रेडर्स थे, भारतीय जो व्यापारी थे, उनका जीना मुहाल कर गए ये लोग। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है, मान लीजिए एक फ्रॉक बना रही है, कपड़ा बना रही है, या शर्ट बना रही है, मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक भारतीय व्यापारी है वो भी शर्ट बना रहा है, दोनों में टक्कर है आपस में। अब दोनों सामान बेच रहे हैं ना, तो किसका ज़्यादा बिकेगा, किसका कम बिकेगा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जानबूझ के भारतीयों का नुकसान करवाती थी।
या कम दाम में उनके सामान बिकवाती थी ताकि उनके जल्दी से खत्म हो जाए, हमारा ज्यादा बिके। किसी भी तरीके से वो भारत का जो मार्केट सिस्टम था ना, उनको बर्बाद करना चाहते थे ये लोग, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो गया था, तो भारत में ये लोग अपना सामान भी लेके आना चाहते थे, तो कोई ना कोई तरीका तिकड़मबाजी करके ये भारतीय व्यापारियों को कहीं न कहीं से बर्बाद करना चाहते थे। न केवल व्यापारियों को बल्कि बुनकरों को, और जो आर्टिसंस होते थे, छोटी मोटी चीज़ें अपने हाथों से जो बना के बेचते थे, उन सभी की ज़िंदगियां इन्होंने बर्बाद की। भारत में मशीनों का जो है इंट्रोडक्शन हुआ, उन मशीनों के इंट्रोडक्शन से भारत का मजदूर वर्ग भी परेशान हुआ, और उनके हाथ से जो छोटे मोटे घरेलू जो उद्योग होते हैं ना, वो सारे उद्योग भारतीयों के हाथ से छिन गए। तो ये एक भी जो है एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि प्लासी के बाद ही हुआ। इसी में एक घटना भी हुई थी। कश्मीर के एक थे, मीर अशरफ नाम था, वो सॉल्ट पीटर का जो है व्यापार करते थे। सॉल्ट पीटर एक तरीके का पाउडर होता था, हम ये बात कई बार बताए हैं। बिहार से वो ले जाके बेचते थे। तो उनके सामानों पे भी कई बार अंग्रेजों ने हमले किए और उनके सामानों को लूटा, और लूट के खुद जाके बेच के खा गए, या जो भी किया उन्होंने। तो इस तरीके से काम करते थे, न केवल व्यापारियों से, बल्कि हालत तो ये थी कि जो गरीब किसान थे ना, उन किसानों की जमीनें भी छीनना शुरू कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि इनको कोई डर था ही नहीं। प्लासी के बाद इनको एक ईश्वरीय ज्ञान शायद प्राप्त हो गया था, जिनके बाद उनको लगता था कि अब हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हम ही सबके माई बाप हैं। तो जो मन में आ रहा था वो सारी चीजें वो कर रहे थे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब वो था दस्तक का मिसयूज। दस्तक के मिसयूज को लेके आपने मुर्शिद कुली खान से लेके जितने नवाब आए, सबकी कहानी में आपने देखा कि सब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि दस्तक का मिसयूज बंद करिए, लेकिन कंपनी कुछ भी करने को तैयार थी, दस्तक का मिसयूज तो किसी कीमत पे बंद करने को रेडी नहीं थी। और प्लासी के बाद वही दस्तक और तेजी से वो लोग नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने लगे। ना केवल खुद इस्तेमाल करते, बल्कि प्राइवेट जो अधिकारी थे उनको प्राइवेट बिजनेस के लिए भी दस्तक देते। भारतीय जो व्यापारी थे उनको भी वो दस्तक देते पैसे के बदले। तो सारा पैसा तो खुद वो लोग रख रहे थे, और जो पैसा बंगाल के राजस्व में, ट्रेजरी में, खजाने में आना चाहिए था, वो पैसा सारा गायब हो रहा था। इससे बंगाल के जो बंगाल की दीवानी थी उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत